मैं कॉलेज से जैसे ही घर आता, मेरी भाभी अपनी बहन को खाना देकर मेरे कमरे में भेज देती। खाना खाते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती। जब एक रात मेरी नींद खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरी भाभी की बहन मेरे साथ बिना कपड़ों के सोई थी। उसे बिना कपड़ों के देख मैं खुद पर रोक नहीं पाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हर्षित है और मैं दिल्ली का एक लड़का हूँ। वैसे तो मेरा घर गांव में है, लेकिन मैं अधिकतर समय शहर में ही बिताता हूँ। जब मैं गांव में रहता था तो मेरे फैमिली में मेरे भैया और मेरी मम्मी और पापा और मैं, हम लोग 4 लोग ही थे। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के समय मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं समझ सका कि घर में कुछ हो रहा है। बस चारों तरफ सब कोई रो रहे थे। लेकिन जब माँ की मृत्यु हुई तो मुझे समझ आया कि मरने का मतलब क्या होता है। मेरे घर में अब मेरे भैया और मैं, हम 2 ही लोग रह गए। जब पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मैं काफ़ी छोटा था। लेकिन जब मेरी माँ की मृत्यु हुई उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष थी और मैं क्लास 10th में पढ़ाई कर रहा था। मुझे आज भी याद है, भैया मुझे स्कूल लेने आए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वे रास्ते में रो रहे थे। मैंने कई बार भैया से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी माँ लेटी हुई है और उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और मातम सा छाया हुआ है। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह नज़ारा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरा मम्मी और भाई के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। भैया से मेरा उतना अधिक बात नहीं होता था, क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद भाई ने पापा की तरह मेरी मदद की है। वह एक बड़े गार्जियन की तरह मेरे परिवार को सपोर्ट किया। अपने परिवार के लिए उन्होंने अपने सभी कुछ का त्याग कर दिया। मैं जितना क्लोजली अपने भाई के साथ नहीं था, उससे ज़्यादा क्लोज मैं अपनी माँ के साथ था। मैं अपनी सभी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस चीज़ का मेरी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा। माँ की मृत्यु के बाद मैं हमेशा अकेला रहने लगा और चुप चुप सा रहने लगा। भैया कई बार मुझसे बात करने की पूरी कोशिश किए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगने लगा। माँ की मृत्यु ने मेरे माथे पर एक घर कर बैठा था। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने भाई से प्यार नहीं था या मेरा भैया हमसे प्यार नहीं करते थे। भैया ने मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दिया। अब मेरे घर में केवल मैं और मेरे भैया ही थे। मैं भैया से कितना बात करता। माँ की मृत्यु के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन भैया ने मुझे समझाया कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चुप था, लेकिन मैंने भी सोचा मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मैं केवल पढ़ाई करता और घर में आकर चुपचाप बैठ जाता। मेरे भैया एक ऑफिस में काम करने लगे, जहाँ से भैया 2 या 3 दिनों के बाद ही घर आया करते थे। मैं घर में पूरा अकेला रहने लगा। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अंधकार हो चुकी थी। मैं हमेशा अकेले में ही रहता था और अकेले में ही बड़बड़ाता रहता था। मैं जिस परिवेश में रह रहा था, मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका था। मैं चाहता था कि अपनी सभी चीज़ें दूसरों से शेयर करूं, लेकिन मेरा दुख सुनने के लिए कोई भी नहीं था। मैं भैया के सामने उस तरह से अपने आप को बयां नहीं कर पाता था, इसलिए मैं चुप ही रहने लगा। इस तरह से मेरी ज़िंदगी चलने लगी और धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। अब मेरी प्राथमिक पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस घर में मैं घुटन सा महसूस कर रहा था। मैं भैया से ये भी नहीं कह पा रहा था मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। भैया 1 या 2 सप्ताह के बाद घर आया करते थे। वो मेरे लिए कई सारे कपड़े और मिठाइयाँ लाया करते थे। भैया मुझे खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इन चीज़ों से ऊब से गया था। मेरे मन में केवल मेरी माँ का वह दृश्य था जो मैंने उस समय देखा था। भैया ने मुझे कई बार कहा, तुम भी अपने दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। ना कहीं जाने का मन करता और ना ही घर में रहने का मन करता। मुझे मेरी ज़िंदगी घुटन सी लगने लगी थी। आज मेरी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, लेकिन वह नज़ारा आज भी ऐसा लगता है कि ताज़ा है। मैं अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा था। पिता की मृत्यु मेरे पर इतना असर नहीं किया था जितना मेरी माँ की मृत्यु ने मेरे पर किया।
मैं खुद को इस चीज़ से निकालना चाहता था। एक दिन जब भैया घर आए तो मैंने बहुत कोशिश किया कि भैया से एक बार बात करूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से भैया के सामने कोई भी आवाज़ नहीं निकला। भैया को देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने भैया को कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। मैंने भैया से कहा, भैया मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने भैया से कहा, मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है, मैं भी उनके पास वहाँ जाना चाहता हूँ और वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद भैया बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। मैं बहुत खुश हो गया। मैं अगले दिन होने पर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। भैया ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए थे, जिससे मैं आराम से 6 महीने तक अपना गुजारा चला सकता हूँ। मैं सीधा दिल्ली चला गया और अपने उस दोस्त को खोजने लगा। वह एक भाड़े के घर में रहता था, मैं भी उसके साथ रहने लगा। मैंने दिल्ली के एक कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया और वहीं से अपना पढ़ाई करने लगा। वास्तव में मैं वहाँ पढ़ने नहीं बल्कि अपने आप को फ्री करने गया था। मैं अकेले से घुट चुका था। मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहता था और शायद भैया भी यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो मैंने भैया को कॉल कर दिया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। भैया भी उस समय ऑफिस के लिए बाहर जा चुके थे। भैया को सप्ताह में एक बार मुझे देखने के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब तो मैं घर पे नहीं हूँ, भैया आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरी ज़िंदगी चलने लगी और इस तरह से करते हुए करीबन 2 साल बीत गए। 2 साल तक मैं अपना घर नहीं गया। मैं दिल्ली में ही अपने दोस्त के साथ रहने लगा। इतने समय में मेरी पढ़ाई भी पूरी होने लगी, लेकिन हर शाम भैया मुझे कॉल किया करते थे और भैया से मेरा उतना तो बात नहीं हो पाता था, लेकिन कुछ देर तक मैं भैया से बात कर लिया करता था, जिससे भैया को भी खुशी होती थी। हम लोग केवल 2 लोग ही थे। इस तरह से 2 साल बीत गया। एक दिन भैया मुझे कॉल करते हैं और उन्होंने कहा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है। भैया की आवाज़ से मुझे ऐसा लगा कि भैया बहुत खुश हैं। वैसे भी मेरा पढ़ाई यहाँ पूरा हो चुका था और मैं पहले से अपने आप को ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। शुरुआत में मैं बहुत अकेला अकेला रहता था, लेकिन यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त बने वह सभी मेरे से बहुत अच्छे से बात किए और यहाँ पर सभी के साथ मेरा दोस्ती हो गया। भैया ने मुझे जैसे ही फ़ोन किया, अगले दिन मैं स्टेशन के लिए चला गया। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने मुझे स्टेशन छोड़ा और कहा, अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना। मैं गाड़ी चढ़कर सीधा अपने घर की ओर आने लगा। आज मैं 2 सालों के बाद अपने घर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचा तो मेरे तो होश उड़ गए। अब वह घर उस तरह से नहीं रहा जैसा मैं छोड़कर गया था। जिस समय यहाँ से गया था वह एक करकट का घर था, जो कह सकते हो साधारण परिवार का घर होगा, लेकिन आज वहाँ पर 2 मंजिला मकान बना हुआ है, जिस मकान को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं कंफ्यूज में था, क्या ये मेरा ही घर है? इस जगह तो मेरा घर हुआ करता था, अब इस जगह पर किसने अपना घर बना लिया? मैं गुस्सा में भी था और परेशान भी था कि आखिर ये मैं कहाँ आ गया। मुझे पक्का याद है इस जगह पे मेरा घर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे मेरा घर नहीं है। मैं यह सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे जाने के बाद मैंने देखा जिस जगह पे मेरा घर था उस जगह पर 2 मंजिला मकान बना है, जिसके छत पर मेरे भैया किसी से बात कर रहे हैं। जब मैं नीचे पहुँचा तो भैया ने मुझे ऊपर से देख लिया। उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया कि तुम ऊपर आ जाओ। मैं अब समझ चुका था कि मैं सही पते पर आया हूँ, लेकिन मैं आज भी कन्फ्यूज़ हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा मैंने भैया को प्रणाम किया। भैया मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए और हम अपने परिवार के लिए एक घर बनाया है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम अभी खुश मत हो जाओ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। वह मुझे हाथ पकड़कर नीचे कमरे की ओर लाने लगे और कमरे पर कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। जैसे ही मैं कमरे में गया मैं तो पूरी तरह से चौंक गया। वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की जो सलवार सूट में है, वाकई में वो बहुत सुंदर थी। भैया ने कहा, ये तुम्हारी भाभी है और मैं जल्द ही इससे शादी करने वाला हूँ, तुम्हें कैसा लगा? मैं पूरी तरह से शॉक हो चुका था कि भैया शादी कर रहे हैं। मैं खुश भी था। मैंने भाभी को प्रणाम किया। भाभी मुझे देखकर खुश तो हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वह एक बनावटी खुशी है। अब मैं सारी बातें समझ चुका था। इस जगह पर भैया ने घर बनाया और इसको क्यों सजाया गया है। अगले दिन होने पर भैया और भाभी एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं। मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है, अब मैं इस जगह पर अपनी भाभी के साथ अच्छे से रह सकूँगा।
लेकिन पता नहीं क्यों भाभी का रवैया उस तरह से नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। भाभी अक्सर मेरे से दूरी बनाकर रहा करती थी और मैं भैया को यह चीज़ नहीं बता सकता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। शायद हो सकता है कि गलती मेरी ही रही हो, मैं अपने आप को यह एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस तरह से समय कुछ दिन बीतता चला गया। मैंने नोटिस किया कि जब भी भैया मेरे पास रहते हैं उस समय भाभी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन जैसे ही भैया चले जाते हैं वह मेरे से बात तो क्या मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैं सोच रहा था मैं वापस दिल्ली चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। इसका मेन रीज़न था भाभी की एक बहन। पता नहीं क्यों भाभी की बहन को मैंने आज तक पूरे पर्दे में देखा है। मैं बहुत सोचने लगा कि जब भैया की शादी हुई तो भैया की साली पूरी तरह से चेहरा बंद करके क्यों थी। भाभी की बहन हमेशा अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक कर रखा करती थी। मैंने उसे आज तक बिना कपड़ों के नहीं देखा। मैंने कई बार भाभी से इस बारे में पूछा, लेकिन भाभी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने भैया से भी पूछा, लेकिन भैया को इस बारे में पता नहीं था और भैया वैसे भी इस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। भैया ने मुझे बस इतना बताया कि भाभी और ये उसकी बहन है और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा था कि भाभी की बहन हमेशा अपने चेहरे को ढककर क्यों रखती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भैया के रहने पर भाभी मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन भैया के चले जाने के बाद भाभी मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती थी। भैया को अक्सर काम के सिलसिले में 1 या 2 हफ्ते बाद ही घर आने मिलता था। मैं वहीं पे रहने लगा। मैंने ये नोटिस किया कि भाभी हमेशा कमरे के अंदर ही रहा करती थी, जबकि पूरा घर का काम उसकी बहन किया करती थी। मैंने ये चीज़ें भी नोटिस की कि भाभी अपनी बहन से ठीक से बातें नहीं करती थी, यहाँ तक कि उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती थी और कभी-कभी उसे मार भी दिया करती थी। मैं सोचने लगता, आखिर एक बहन अपनी बहन के साथ कैसा कैसे कर सकते हैं। मेरे भैया तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते हैं। मैं हमेशा भाभी की बहन के पीछे पीछे ही रहता था। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसमें भाभी उस पर हाथ उठाती है लेकिन ये कुछ भी नहीं कहती है, और वह नकाब में हमेशा क्यों रहती है। क्या उसका चेहरा ख़राब है या उसका चेहरा जला हुआ है। जब भी मैं रात में सोने के लिए जाता तो मेरे लिए खाना भाभी की बहन ही लाया करती थी, लेकिन वह मुझे खाना देकर वापस जल्दी से चली जाती थी। मैं उससे रुकने के लिए कहता, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती और वहाँ चुपचाप से वो खाना देकर चली जाती। खाना खाने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती और मैं सो जाता। एक दिन तो हद हो गई। जब मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा भाभी अपनी बहन को एक तमाचा लगाई है, जिससे उसका नकाब हट गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा उसने झट से अपना नकाब लगा लिया और वो चुपचाप से छत के ऊपर चली गई। मुझे देखकर भाभी थोड़ा सा सहम गई। अगर मैं ये सभी चीज़ें अपने भैया को बताता तो भैया बेकार के ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब उनकी बहन से ज़रूर पूछूंगा कि आखिर क्या बात है। एक रात जब वो मुझे खाना देने के लिए आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम यहीं पर बैठो। मैंने उससे वह सभी पूछने का कोशिश किया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। खाना खाने के बाद मैं वहीं पर सो गया। जब मेरी नींद रात में खुली तो मैंने देखा भाभी की बहन मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोई हुई थी। जब वो सोई हुई थी तो उसके कपड़े कुछ ऊपर चला गया था। वह एकदम गोरी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसका कपड़ा चेहरे से हटा हुआ था। आज पहली बार मैंने उसे बिना नकाब के देखा था। वाकई में बहुत मासूम और बहुत सुंदर थी। उसे देखकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। वह मेरी भाभी से भी 1000 गुना ज़्यादा सुंदर थी। उसे देखकर मेरे अरमान पूरी तरह से जाग चुके थे। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन बेचारी के साथ तो उसकी बहन बहुत कुछ करती ही है। मैं उसकी उस तरह से देख नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद मैंने देखा उसकी नींद अचानक से खुल गई, जैसे कि उसे किस निहार रहा हो। वो झट से ऊपर उठती है और बैठ जाती है और अपना कपड़ा ठीक करने लगती है। आज मैंने सोच लिया था कि मैं उससे पूछ लूँ कि आखिर क्या बात है। मैंने उनसे पूछा तो वह रोने लगी। यह रात के करीबन 12 बज रहा था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आप प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। फिर उसने मुझे जो चीज़ें बताई जिसे जानकर मेरी तो होश उड़ गए। उसने मुझे कहा, ये मेरी दीदी अपनी दीदी नहीं है, बल्कि यह सौतेली बहन है। हमारा पिता एक है लेकिन हमारी माँ अलग है। उस लड़की ने मुझे बताया कि जब मैं छोटी थी उस समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो दीदी ने मुझे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे दीदी बदलती चली गई। पिता ने जितने भी पैसे रखे थे वह सभी पैसे मेरे दीदी ने बर्बाद कर दिया। उन्हें घूमना फिरना मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बहुत लड़कों के साथ घुमा फिरी करती थी, लेकिन जब मैं उनसे कहती वह मुझे बहुत मारा करती थी क्योंकि मैं छोटी थी। वह एक आलसी है, उसे आराम करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए करती है और मुझे इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि मैं जिस जगह पर जाऊँ वह सारा काम मुझसे ही करवाए। उनकी यह बातें सुनकर मुझे भाभी पर थोड़ा गुस्सा आने लगा। अपने स्वार्थ और आराम के कारण वह किसी दूसरे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। अगले सुबह होने पर मैंने भैया को यह बात बताई, लेकिन भैया को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन भैया को ऐसा लगने लगा कि शायद मैं उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लड़वा रहा हूँ। मैंने भैया से कहा, भैया ठीक है, आप कल ऑफिस नहीं जाइएगा बल्कि घर में ही रहिएगा, लेकिन घर में बोल दीजिएगा कि आप काम पर बाहर जा रहे हैं। ठीक मेरे कहे अनुसार भैया काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं उसे वापस से दूसरे रास्ते से छत पर ले जाता हूँ। रात होने पर मैंने उन्हें वह सभी चीज़ें दिखाई जो हर रात हुआ करता था। भैया को यह सभी देखकर भरोसा नहीं हो रहा था। जब मैंने भैया को यह चीज़ें दिखाई तो भैया को मेरे पर विश्वास हो गया। वह सीधा उतर कर आते हैं और भाभी को एक तमाचा लगाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अपने आराम और स्वार्थ के कारण किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। भैया को पास देखकर भाभी चौंक से जाती है। उन्हें उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वह भैया से माफ़ी मांगने लगती है। मैंने बड़ी ही हिम्मत करके भैया से कहा, भैया मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरा इतना कहने पर ही भैया खुश हो जाते हैं और भैया हमारी शादी करवा देते हैं। आज मैं अपनी पत्नी के साथ और अपने भैया और भाभी के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। भाभी को अपनी गलती का रियलाइज़ भी हो जाता है और उन दोनों बहनें को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।